वेलकम टू स्टडी विद टी। आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल स्टडी विद टी में। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। आज का यह हमारा 13th लेक्चर है। सो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। देखते हैं आज का मोटिवेशनल मंत्र। तो आज का मोटिवेशनल मंत्र है, केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। मीन्स आप जो स्टडी विद टी इसका जो ये स्लोगन है, जो हमारी टैगलाइन है, स्टार्ट वेयर यू आर, सो इससे बिल्कुल मेल खाता है कि आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। मीन्स आप अभी किसी भी लेवल पे हैं, अपनी पढ़ाई को वापस स्टार्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, जो आपने सपने देखे हैं कुछ अचीव करने के, उसको पूरा कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज आर अवेलेबल टू नॉन इंडियन सिटीजन। इनमें से हम बात करें कि कौन सा फंडामेंटल राइट है। कौन सा इसमें नॉन सिटीजन राइट है। नॉन सिटीजन मीन्स क्या हो गया कि ऐसे राइट्स जो सिर्फ किसको प्रोवाइड किए, ऐसे राइट्स जो उसको भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो जिस कंट्री में रह रहा है उस कंट्री से रिलेटेड नहीं है, उस कंट्री का है नहीं। मीन्स अब देखते कौन कौन सा। फर्स्ट बोल रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, दूसरा है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा बोल रहा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और डी बता रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें से कौन सा राइट है, कौन से राइट्स हैं जो नॉन सिटीजन्स को भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ए बोल रहा है ओनली फर्स्ट, बी बोल रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ, सी बोल रहा है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, और डी बोल रहा है सेकंड एंड थर्ड। सो इसमें आपका कौन सा करेक्ट होना चाहिए। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ की बात करें, फर्स्ट बोल रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मीन्स लॉ के सामने सभी लोग इक्वल होंगे, और फोर्थ वाला पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मीन्स ये दोनों जो आपके लॉ हैं, ये दोनों जो राइट्स हैं, वो एक नॉन सिटीजन को भी फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मीन्स आप देख सकते हैं भारत का संविधान कितना अच्छा संविधान होना चाहिए कि जो इस कंट्री के नहीं है, जो इस भारत देश के वासी नहीं है, उन लोगों के लिए भी हमारे संविधान में क्या किया गया है, राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंसेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सब्जेक्टेड टू। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस की बात करें हम तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सब्जेक्टेड है किस चीज के लिए, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। पब्लिक ऑर्डर के लिए, मॉरलिटी के लिए और हेल्थ के लिए। ए लॉ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, ऐसा कोई लॉ जो प्रोवाइड किया गया है सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए। ओपनिंग हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल हिंदूज, क्या कर सकते हैं, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ओपन कर सकते हैं किसके लिए, पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल हिंदूज के लिए। या फिर बात करते हैं डिफेमेशन ऑफ इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। डिफेमेशन आप बोल सकते हैं मानहानि, या फिर इंसाइटमेंट यानी भड़काना, भड़काना कह सकते हैं, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो कौन सा है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सब्जेक्टेड टू। इसमें आपको देखना है। सो इसमें कौन सा सही होना चाहिए। ये बोल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, मीन्स ऑल ऑफ द अबव। बी बोल रहा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी बोल रहा है थर्ड एंड फोर्थ, और डी बोल रहा है आपका फर्स्ट एंड सेकंड। सो कौन सा इसमें आपका सही होना चाहिए। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड। मीन्स पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, ये आपका किसमें, अंतरात्मा की आवाज सुनने का अधिकार के अंतर्गत आता है। और ए लॉ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, ऐसा लॉ जो प्रोवाइड करता है सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म को। और बाकी तीसरा और चौथा इसमें हमारा गलत है, थर्ड एंड फोर्थ वाला आपका इसमें गलत हो जाता है। आगे बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें हम तो ये फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंसेस प्रोवाइड करता है किस किस फील्ड में आपको। पहला बोलता है मॉरलिटी, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर हो, लॉ ऑफ फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। मॉरलिटी हो आपकी, हेल्थ हो, पब्लिक ऑर्डर हो, इन सबसे रिलेटेड चीजें हो, या फिर एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोपोगेशन ऑफ देयर व्यूज एंड फिलोसफी। कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया जो प्रपोगेट करे क्या, अपने व्यूज और फिलोसफी को। और बात करते हैं टू डिफेम एंड ऑफेंस। डिफेम एंड ऑफेंस हो गया आपका मानहानि या फिर निंदा करने के लिए, हिसाब से डिफेम का मतलब होता है आपका मानहानि और निंदा करना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट
अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अवेलेबल। यदि हम भारत के संविधान के आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 22 की बारे में बात करें, किसी अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बात करें, तो इसमें कौन सा भारतीय संविधान में अवेलेबल नहीं है। एन एनिमी एलियन, दूसरा बात करते हैं पर्सन डिटेन्ड अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। एनिमी एलियन मीन्स ऐसा इंसान जो उस देश की नागरिकता नहीं रखता हो जिस देश में वो रह रहा है। फिर बात करेंगे ए पर्सन डिटेन्ड अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ऐसा इंसान जिसको डिटेन किया गया है किसके अंतर्गत, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत। और तीसरे की बात करते हैं फॉरेनर, जो एक फॉरेनर हो दूसरी कंट्री से आया, एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा कोई सिटीजन जो ओवरसीज हो। तो ए बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, बी बोल रहा है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड बोल रहा है, सी बोल रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और डी बोल रहा है थर्ड एंड फोर्थ। तो ऐसा कौन सा भारतीय अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ऐसी कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट और डिटेंशन के अंतर्गत कौन सा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 के अंतर्गत इसमें नहीं है, ये हमें बताना है। सो द राइट आंसर इज सो आपका आंसर हो गया ए, यानी हम बात करते हैं एनिमी एलियन मीन्स ये एनिमी एलियन एंड द सेकंड ए पर्सन डिटेन अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ये दोनों आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, इस लॉ के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इज अवेलेबल टू एनिमी ऑफ फॉरेन स्टेट और ए पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। मीन्स आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कोई प्रोटेक्शन नहीं है किसके लिए, ऐसा पर्सन जिसको अरेस्ट और डिटेंशन उसका किया गया हो, जो एनिमी ऑफ फॉरेन स्टेट हो, मींस दूसरी देश विदेशी दुश्मन हो, विदेशी शत्रु हो, या फिर बात करते हैं पर्सन डिटेन अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ऐसा इंसान जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत अरेस्ट किया गया हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की यदि हम बात करें, इसमें ये पूछा जा रहा है, सो द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज इंक्लूड इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यदि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें हम, तो ये फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब हो गया आपका निवारक निरोध, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और दूसरा एजरेशन की बात करें, रीजन क्या बता रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड द लेजिस्लेटिव पावर विथ रिगार्ड टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन। मीन्स लेजिस्लेशन, जो संविधान ने लेजिस्लेटिव पावर निहित की है किस चीज से रिलेटेड, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड, किसमें, पार्लियामेंट ओनली, सिर्फ पार्लियामेंट में की गई है। और स्टेट लेजिस्लेचर हैव नो अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड, और स्टेट लेजिस्लेचर को प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड कोई भी पावर नहीं दी गई है। तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ए बोल रहा है बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बोल रहा है ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी बोल रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी बोल रहा है ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। सो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होना चाहिए, विच वन इज द करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज A is true but R is false। मीन्स यदि हम बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन किसके अंतर्गत रखा गया है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा गया है, हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में इसको रखा गया है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध की हम बात कर लेते हैं, क्या होता है ये, इस तरीके का डिटेंशन होता है कि आपने किसी को आरोप लगाया हुआ है, मतलब इस तरीके से किसी आदमी को आपने अरेस्ट कर लिया कि उसको आप कैसे, बिफोर ट्रायल ऑन द अजम्पशन, उसका ट्रायल नहीं किया गया और अजम्पशन पे उसको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया गया कि यदि उसको हमने रिलीज किया, दैट देयर रिलीज वुड नॉट बी द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यदि उसको रिलीज किया गया तो वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। स्पेसिफिकली क्या हुआ आपका, दैट दे वुड बी लाइक टू कमिट एडिशनल क्राइम्स इफ दे वर रिलीज्ड। तो क्या हो सकता है कि यदि हमने उसको छोड़ा तो वो कमिट कर सकता है एडिशनल क्राइम्स, मींस और ज्यादा ये क्या कर सकता है, आपके
क्राइम कर सकता है और ज़्यादा अपराध कर सकता है यदि उसको छोड़ा गया तो उसके लिए क्या कि लगाया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया जाता है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो इसमें सेकंड बात जो बोली गई थी कि पार्लियामेंट के पास ही इसमें पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो इसमें आपका ये वाला रीजन इसका गलत हो गया है। इसमें सही सिर्फ क्या है, आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन को अंतर्गत रखा गया है, किसके, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको ये बताना है मूल अधिकार हमारे संविधान में किस पार्ट के अंतर्गत आते हैं, ये आप मुझे बताएंगे संविधान के किस पार्ट के अंदर मूल अधिकार आते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंशन अंडर सेपरेट आर्टिकल इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू द फंडामेंटल राइट। इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको सेपरेट आर्टिकल रखा गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला बोल रहा है एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, दूसरा बोल रहा है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। पहला बता रहा है क्या, छुआछूत को खत्म करना, दूसरा बोल रहा है टाइटल्स को खत्म करना, तीसरा बोलता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। फ्रीडम है आपके पास किसका, पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, प्रोटेक्शन है आपको इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के से रिलेटेड। कौन सा इसमें से सही होना चाहिए आपका, ए बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, बी बोल रहा है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सी बोल रहा है थर्ड एंड फोर्थ, और डी बता रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ मींस ऑल ऑफ द। अब कौन सा इसमें आपका सही होना चाहिए, सो द राइट आंसर इज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। यदि हम बात करें तो हमारे संविधान में ये सभी चीजें आपको अलग अलग प्रोवाइड की गई हैं। आर्टिकल 17 की पे आप जाएंगे तो एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी मींस छुआछूत को खत्म करना। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 के अंतर्गत हो गया आपका कि आपकी उपाधियां खत्म कर दी जाएंगी। मीन्स उपाधियां जैसे सर की उपाधि दी जाती थी पहले, हम ब्रिटिश राज की बात करें तो सर की उपाधि हो गई, तो इस तरीके से ये उपाधियां नहीं दी जाएंगी। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये आर्टिकल 27 के अंतर्गत आता है, और माइनॉरिटीज से रिलेटेड जो भी आपके प्रोटेक्शन हो गए वो आर्टिकल 29 के अंतर्गत आते हैं। अब आपको एक और बताना है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि माइनॉरिटीज जो है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं, स्टेब्लिश कर सकते हैं। ऐसा कौन सा आर्टिकल है, कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत माइनॉरिटीज को राइट दिया गया है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, द सुप्रीम कोर्ट हैज इंक्रीज द एम्बिट ऑफ द राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 इन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सुप्रीम कोर्ट ने किया गया है राइट टू लाइफ, जो हमारा राइट टू लाइफ हमारा एक संवैधानिक यानी मूल अधिकार है, इसको एम्बिट किया है जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू लिव विथ डिग्निटी, मींस इसके अंतर्गत आ जाता है आपका राइट टू लिव, मतलब आपको जिंदा रहना डिग्निटी के साथ में, मतलब प्रतिष्ठा के साथ में, मान सम्मान के साथ में राइट टू लाइफ आपको प्रोवाइड किया गया है। और राइट टू लाइवलीहुड दिया गया है। राइट टू लाइफ में क्या है, इंक्लूड है आपका राइट टू लाइवलीहुड। फिर बात करते हैं राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू रिसीव मिनिमम वेजेस, मींस राइट टू लाइफ के अंतर्गत आपको मिनिमम वेजेस मिलेंगी, ये भी आपका राइट टू लाइफ के अंतर्गत आ गया है। या फिर राइट टू लाइफ के अंतर्गत आ रहा है क्या कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर 100 डेज इन अ ईयर, मींस साल में 100 दिन का आपको रोजगार मिलेगा, ये भी राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। इसमें से आपका कौन सा सही होना चाहिए, ए बोल रहा है ओनली 4, बी बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, सी बोल रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और डी बोल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सो विच वन इज द करेक्ट, कौन सा इसमें से आपका सही होना चाहिए। थोड़ा सा आप यदि आप देखेंगे, आपने जैसे पहले प्रीवियस वीडियोस को आपने सुना होगा तो आपको पता होगा इसका कि क्या आंसर हो सकता है। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे मैंने कई बार इसको डिस्कस किया कि आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने एलाबोरेट किया है, समय समय पे राइट टू लाइफ को एलाबोरेट किया है। देखा जाए तो राइट टू लाइफ के अंतर्गत आपका आता है राइट टू लिव विद डिग्निटी, मीन्स आपको डिग्निटी के साथ जीना है, और राइट टू लाइवलीहुड ये भी आपका राइट टू लाइफ के अंतर्गत जोड़ा गया है आर्टिकल 21 में। इसके बाद आप आते हैं तो राइट टू लाइफ में आपका और क्या हो गया, आपका प्राइवेसी लाइफ, प्राइवेसी वाला जो हो गया राइट टू प्राइवेसी, ये भी राइट टू लाइफ के अंतर्गत आ गया। और भी आप आर्टिकल 21 के अंतर बात करें, एनजीटी आपने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसको भी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू देखता है उसको भी आर्टिकल 21 से ही निकाला गया है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, consider the following statement and select the correct answer from the quotes given below. Means education is the fundamental right of every
चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। जो एजुकेशन है ये एक मूल अधिकार है हर चिल्ड्रन का, हर बच्चे का जिसकी एज है 6 से लेकर 14 साल के बीच में। और फिर बात करते हैं रीजन, इसका रीजन देखते हैं। द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन्स 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है। कौन सा? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये राइट टू एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो इसमें आपका कौन सा सही होना चाहिए? ए बोल रहा है, ए एंड आर करेक्ट, ए और आर आपके दोनों ट्रू हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और बी बोल रहा है ए और आर दोनों आपका इंडिविजुअली करेक्ट है मगर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सॉरी, चलो इसका आंसर आपको दिख गया, वो कोई बात नहीं है मगर हम डिस्कस फिर भी कर लेते हैं। सो अगला बोल रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ए और इसमें ए आपका ट्रू है और फॉल्स है। कैसे? यदि एजुकेशनल फंडामेंटल राइट है, ये सब हम लोग जानते हैं कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को क्या है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। यह हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल ड्यूटीज में इसको रखा गया है कि माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है पेरेंट्स की। और आपकी क्या बोलते हैं 6 से 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। और बच्चों का राइट क्या है? मूल अधिकार हो गया क्या कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अधिकार है पढ़ाई का। और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं था, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल यानी 86वां संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत ये राइट प्रोवाइड किया गया है। हम देख लेते हैं क्या है कि 86 अमेंडमेंट हुआ, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। यह आर्टिकल 21A इसके अंतर्गत जोड़ा गया। तो आर्टिकल 21A में क्या हो गया? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। इंडिया क्या करेगा? मीन्स भारत का संविधान प्रोवाइड करता है किसको? क्या प्रोवाइड करता है? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सभी चिल्ड्रन को जिनका एज ग्रुप क्या है? 6 to 14 ईयर, जो 6 से 14 साल के बीच के हैं। और यदि हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट इज इन सच ए मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। ये फंडामेंटल राइट हो गया बच्चों के लिए। और राइट टू, आपने सुना होगा आरटीई का नाम सुना होगा। तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मींस आरटीई एक्ट है आपका 2009 से। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है आर्टिकल 21A के अंतर्गत कि एवरी चाइल्ड हैज ए राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन। सभी चाइल्ड है, कोई भी बच्चा है उसको राइट है फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन का, जो क्या रहे आपकी सेटिस्फैक्ट्री हो और इक्विटेबल क्वालिटी की हो। मींस जो बच्चा है उसको सेटिस्फैक्ट्री क्या मिले? एजुकेशन मिले। ऐसा नहीं कि ना सिर्फ पढ़ा दिया, उसे पता ही नहीं है, या फिर उसमें इक्वालिटी होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए। ये किसका? हर बच्चे का हक है आर्टिकल 21A के अंतर्गत। इन ए फॉर्मल स्कूल विच सेटिस्फाई सर्टेन एसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, जो सेटिस्फाई करेंगे सर्टेन एसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को, उसके अंतर्गत बच्चों को पढ़ाया जाएगा 21A के अंतर्गत। तो आई होप आपको अब कंफ्यूजन नहीं रहा होगा राइट टू एजुकेशन के बारे में कि इसको 86 यानी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगले की बात करते हैं। तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्पेशल प्रोविजन बी मेड अंडर आर्टिकल 15 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यदि भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 की बात करें तो स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं। तो किस चीज से रिलेटेड रखे गए हैं? पहला बोल रहा है वुमेन एंड चिल्ड्रन, बी बोल रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सी बोल रहा है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस और डी बोल रहा है सोशल बैकवर्ड क्लासेस। सो विच वन इज द करेक्ट? इसमें आपका कौन सा करेक्ट होना चाहिए? ए बोल रहा है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, बी बोल रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, सी बोल रहा है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ और डी आपका बता रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आप देखेंगे तो ये अभी करंट में भी आपका रिलेटेड है, करंट से भी थोड़ा सा रिलेटेड है कि किसको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। ए बोल वुमेन एंड चिल्ड्रन हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस हो गया, सोशल बैकवर्ड क्लासेस। सो द राइट आंसर इज, इसमें आपका राइट आंसर क्या है? वुमेन और चिल्ड्रन को क्या दिया गया? स्पेशल प्रोविजन दिए गए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को स्पेशल प्रोविजन दिए गए और सोशल बैकवर्ड क्लासेस को भी इसमें क्या दिया गया? आपका स्पेशल प्रोविजन दिए गए। मगर आपको पता होगा इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन उस समय कुछ समय तक नहीं थे, मगर अब कुछ दिया गया है। तो कौन सा आपको ये बताना है कौन से संविधान को संशोधन
करके इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो है आपकी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन संविधान के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन किया गया था और किस ईयर में किया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज, फ्रीडम ऑफ द प्रेस प्रोवाइड किया गया है क्या, अवेलेबल टू द पीपल अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, या अवेलेबल किया गया है अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ये अवेलेबल है, स्पेशली प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्पेशली प्रोवाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, स्पेशली प्रोवाइड किया गया है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। और फिर बात करते हैं इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इम्प्लाइड है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या फिर अवेलेबल टू पीपल ऑफ इंडिया अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये अवेलेबल है पीपल ऑफ इंडिया अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंतर्गत ये अवेलेबल है। सो विच वन इज द करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज फ्रीडम ऑफ द इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ प्रेस को आपको किसके अंतर्गत रखा गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत। यदि आप राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करें तो अभी एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स आया था, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, तो उसमें इंडिया की क्या रैंक है वो आपको बताना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर आपको टॉपिक ओरिएंटेड वीडियो बनाई है, उसको देखने के लिए उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उसको वहां पर जाकर देख सकते हैं, आपको उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इज अ करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सैंक्शन देयर ऑफ शेल हैव द राइट। इसमें आर्टिकल 26 के अंतर्गत यदि हम बात करें तो कौन से राइट दिए गए हैं, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ, एवरी हेल्थ हो गया, या फिर एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और सैंक्शन से रिलेटेड और बात करते हैं। तो फर्स्ट बोल रहा है टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड द चैरिटेबल पर्पस। क्या कर सकते हैं आप, इस्टेब्लिश कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस का हो। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, उसके खुद के अफेयर को मैनेज कर सकता है जो मैटर किससे रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, उसी के रिलीजन से रिलेटेड हो। और बात करते हैं टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो एक्वायर कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को। तो इसमें आपका कौन सा सही होना चाहिए, ए बोल रहा है ओनली फर्स्ट, बी बोल रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, सी बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड मान लेते हैं इसको सी वाले को, और थर्ड बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। सो विच वन इज द करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आप में इसके जितने भी आपके आंसर दिए, जितने भी आपके ऑप्शन दिए हैं ये सभी आपका सही है। टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन एंड फॉर चैरिटेबल पर्सन, चैरिटेबल पर्पस के लिए आप इंस्टीट्यूशन को आप क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हैं आर्टिकल 26 के अंतर्गत। आर्टिकल 26 के अंतर्गत आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं उसके उस रिलीजन से रिलेटेड, और क्या कर सकते हैं आर्टिकल 26 के अंतर्गत वो ऑन कर सकते हैं या एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप किसी भी रिलीजियस से रिलेटेड ये काम कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके अफेयर को देख सकते हैं, और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है, आपका आर्टिकल 26 के अंतर्गत आता है। सो आर्टिकल 26 की ओर हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लें तो आर्टिकल 26 क्या बताता है हमें, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड द चैरिटेबल पर्पस। आप कह सकते हैं ये राइट आपको प्रोवाइड किए गए हैं कि जैसे आपने डिस्कस किया था, इस्टेब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं हम रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए, और मैनेज कर सकते हैं उसके अफेयर्स और मैटर ऑफ रिलीजन को, एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी, और बात कर सकते हैं टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अकॉर्डेंस विद द लॉ के अकॉर्डिंग हम इस प्रॉपर्टी का क्या एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये एक मेन चीज है कि सिर्फ आपका आ गया कि उसने 4 ऑप्शन दे दिए और डाल दिया एडमिनिस्ट्रेटर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग विथ रिलीजियस लॉ डाल दिया, इसमें से क्या कर दिया, लॉ की जगह रिलीजियस लॉ डाल दिया, और आपको ऑप्शन दे दिया। तो आपने यदि ध्यान नहीं दिया तो तुरंत आप चारों को सही कर देंगे, मगर इसमें क्या रहेगा, सिर्फ अकॉर्डिंग विद द लॉ, और लॉ कौन सा होना चाहिए आपका, भारतीय संविधान का। तो आगे
ये था हमारा आज का प्यारा सा डिस्कशन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम पे स्टडी विद डी नाम से, जहां पर मैं अपने सभी लेक्चर्स की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूं, करा देता हूं। और बात करते हैं फेसबुक की, तो फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद डी नाम से। और यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि पसंद आता है तो जरूर करें, और डिसलाइक करना है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मगर कमेंट बॉक्स में आपको रीजन बताना कंपलसरी है कि डिसलाइक क्यों किया है, जिससे जो भी इंप्रूवमेंट हो सकता है मैं अपने लेक्चर में करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।